हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एम जेई पर। और आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है बेसिक वेक्टर कैलकुलस। बेसिकली हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है उस लेवल का वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पहला रहेगा स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़, उनकी डिफिनीशन, और इसके और भी पार्ट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एडिशन बाय टू मेथड्स, ट्रायंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड, मल्टीप्लिकेशन विद कांस्टेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम यहीं तक कवर करेंगे। उसके आगे भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि है यूनिट वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ आई जे के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ये इतने टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज से। स्केलर मीन्स अदिश क्वांटिटीज में जाती हैं। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? बेसिकली द क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिफाइन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे फल लेना है, तो हम क्या कहते हैं, 1 किलो सेब दे दीजिए। तो उसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये 4 आम दे दीजिए, ये 4 केले दे दीजिए, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो रही है। तो इसमें हम केवल मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 किलोग्राम चाहिए, या 4 नंबर्स में चाहिए। तो इस तरह की क्वांटिटीज जो होंगी उन्हें हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, मीन्स अदिश राशियाँ, अदिश, नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज। ओके। और इनके एग्जांपल्स है मास, डिस्टेंस, टाइम। मास में द्रव्यमान, जैसे कि मास में द्रव्यमान, जैसे कि अभी मैंने बोला 1 kg, 2 kg। ओके। डिस्टेंस, दूरी, जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ से, मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ से लखनऊ की दूरी कितनी होगी। जैसे मैंने कोई स्टेशन दे दिया, मान लो कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर होगी या 70 किलोमीटर होगी। तो उसमें मैं डायरेक्शन नहीं बताना पड़ रहा है, दूरी बात की जा रही है। देन टाइम, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, किस दिशा में लगेगा ये नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइम के केस में हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करते। डायरेक्ट हम बोलते हैं कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज को। ओके। देन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दीज क्वांटिटीज। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होना चाहिए। अगर वो दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दोनों में से कौन? मेनली डायरेक्शन जरूर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड एक बार जीरो भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन होना ही चाहिए। बिना डायरेक्शन के वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कही जाएगी। एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। वेलोसिटी मीन्स वेग, उसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कितनी विस्थापन हुआ है इस दिशा में। जैसे हम बोले कि रमेश का घर मेरे घर से पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर है, तो मतलब आप मेरे घर से सीधा पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर जाइए तो रमेश के घर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे घर से रमेश की दूरी 10 किलोमीटर है, तो डिपेंड नहीं करता कि आप किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, डिपेंड करता है आपका डेस्टिनेशन क्या है, वहाँ पर आप किस रूट को फॉलो कर रहे हैं, उसकी डिस्टेंस को हम वहाँ पे कवर अप करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के संदर्भ में क्या कहेंगे, या डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस में क्या बोलेंगे कि इस किस दिशा में है। जैसे मान लो लखनऊ, चलो लखनऊ छोड़ते हैं, कोई और सिटी ले लेते हैं, मान लीजिए मुंबई है। ठीक है। मुंबई से दिल्ली आना है तो वहाँ पे डायरेक्शन आपको बतानी ही पड़ेगी। नहीं बताएंगे तो कोई भी रूट फॉलो करते, लेकिन आप डायरेक्शन बताएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन नहीं बताते तो डिस्टेंस। अब जैसे मैं बोलूँ कि मुंबई से दिल्ली आना, अगर वो सपोज वो मध्य प्रदेश घूम के आता है तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और अगर मान लो राजस्थान होके आता है तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उसको हम दूरी के संदर्भ में लेंगे, वहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। फिर लाइन सेगमेंट मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। किसी वेक्टर को लाइन सेगमेंट मेथड से, यानी कि रेखाखंड विधि से कैसे हम प्रेजेंट करते हैं? सिंपल है। जैसे हम कहें कि पूर्व में 15 मीटर दूरी पर, तो एरो लगाया, और इस एरो की जो लेंथ है वो इसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है और मैग्नीट्यूड को।
सॉरी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और डायरेक्शन जो एरो का साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही साउथ में देखिए 15 मीटर या 15 मीटर है, नॉर्थ की ओर भी देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रहेगा एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापनों का योग, यानी कि कैसे जोड़ेंगे उनको। तो सिंपल है, ये देख लीजिए, मान लीजिए ए से बी के बीच का जो विस्थापन है वो 30 मीटर है, बी से सी के बीच का विस्थापन है वो 40 मीटर है, और हमें फाइंड आउट करना है ए से सी का। कैसे फाइंड आउट करेंगे? और ये ए बी सी एंगल जो कितना 90 डिग्री है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिंपल सा फार्मूला है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा किसके, 50 मीटर्स के, और जो कि डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी। ए सी की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 50 मीटर। और ये दूरी हो गई, इसको दूरी ले लीजिए, इसको दूरी कंसीडर कर सकते हैं, 30 + 40 कितना हुआ, 70 मीटर। बट जो डिस्प्लेसमेंट हो कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन इन टू अदर एंड। वन एंड यानी फर्स्ट एंड कौन सा है, ये यानी इनिशियल कर ले, और ये लास्ट एंड, ओके, अदर एंड। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और शॉर्टेज डिस्टेंस को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना डायरेक्शन के शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं बता सकते। अगर हम कहें कि ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में जो डायरेक्शन है वो कितना जाना है हमें, 50 मीटर। अगर हम ये ना बोले तो कोई अगला बंदा इधर से भी जा सकता है, या इधर से ऐसे घूम के जाएगा, पहुंचेगा वहीं पे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बोली जाएगी, इसका बोलेंगे डिस्टेंस। चलिए, नेक्स्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये एक फॉर्मूला भी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कितना यानी कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इतना हो, सेकंड डिस्प्लेसमेंट इतना हो, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डायरेक्ट एरो खींच दीजिए, डायरेक्ट एक लाइन खींच दीजिए, वो वहाँ से वहाँ का टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, स्क्वायर करके उनका स्क्वायर का एडिशन। और इस रूल को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन, त्रिभुज का नियम। और यहीं से जो डिफिनीशन चेंज होती है किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज की, वहाँ पे अब एक टर्मिनोलॉजी और जुड़ आएगी कि वेक्टर क्वांटिटीज ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का भी पालन, यानी फॉलो उनको भी करती है। यानी क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू डिनोट बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आर एडेड बाय ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसके पहले जो हमने पढ़ा था वो भी सही था, बट वो ज़्यादा सही नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेड रूप ये है, यहाँ पे ये जरूर होना चाहिए। आप पूछिए क्यों, इसका सिंपल सा आंसर है, आपने करंट के बारे में सुना होगा, करंट आई, इसमें डायरेक्शन होती है, सिंपल सी बात होती है, पॉजिटिव यानी कि प्लस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है ना। बट ये रूल ऑफ ट्रायंगल फॉलो नहीं करती है। अगर हम कहें ऐसे, मान लीजिए 30 या 40, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन में करंट होना चाहिए 50 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस का जो 30 एंड 40 70, तो 70 होगा, ना कि 50। इसलिए यहाँ पे ये लाइन ऐड की जाती है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करना ही चाहिए, अदरवाइज वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती, तो हमें श्योर होना है, तो उसके लिए ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। तो डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वाइल रिप्रेजेंटिंग बाय लेटर, लेटर्स में डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि फोर्स को करना है फैक्टर लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ये हायर क्लासेस में सही है, मतलब सही है दोनों में, बट हायर क्लासेस में इसका यूज किया जाता है, और इसको हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, लोअर क्लासेस हायर क्लासेस बोथ। फिर लाइन सेगमेंट के रूप में, इसका क्या मतलब है, ए बी वेक्टर का, ए मीन्स इनिशियल होगा यहाँ पे, और बी मीन्स लास्ट पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और बी डिनोट करते हैं यहाँ पे, और एरो डिनोट करता है क्या, डायरेक्शन, ओके, यानी ए से बी। और इस एरो को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिख के ऐसे लिख दें तो इसका मतलब बी से ए नहीं होगा, ये गलत तरीका, बिल्कुल गलत। बल्कि अगर हमें इसको इसका उल्टा लिखना है तो -a b वेक्टर, ओके।
मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर या ए, ऐसे ही ए बी वेक्टर का निकालना है तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर या ए बी, डायरेक्ट हम लिख दें तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? तो दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए सिंपल सी शर्तें फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो शर्तें? उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। उनके मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए? इक्वल, एंड उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर कुछ भी मैच नहीं करता है, मीन्स मान लीजिए डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड मैच नहीं करता है, कम ज़्यादा है, तो वो सेम डायरेक्शन यानी कि यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे बट वो इक्वल नहीं होंगे। वो पैरेलल तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। और मान लीजिए डायरेक्शन मैच कर जाती है बट मैग्नीट्यूड मैच नहीं करती है, फिर भी वो पैरेलल होंगे। ओके, एंड लेट सॉरी एंड लेट सपोज उनके मैग्नीट्यूड मैच कर जाते हैं बट डायरेक्शन मैच नहीं करती है, तो वो कैसे कैसे होंगे? वो किसी भी एंगल भाई जा सकते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अगर मान लीजिए कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं बट एक माइनस के साइन में एक प्लस है, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे बट सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, इस केस में देख लीजिए हम इक्वल कब कहेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल हो और ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल हो, उस केस में हम कहते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है। ओके, अब एक वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करना है देख लेते हैं। बोथ वेक्टर शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट, जिसका हमें एंगल निकालना है जिनके बीच का। यहाँ पे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों ही सेम ओरिजिन है, दोनों का ओ मान लो यहाँ पे, तो वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर या ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका ये इंड पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है बट इसका इसका ओरिजिन कहाँ है? ये इसके एंड पे है, तो ये थीटा वन इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। बट यहाँ पे ये थीटा टू इन दोनों के बीच का एंगल है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये क्लियर हो गया ना? गुड। जिसको क्लियर ना हो पूछ ले अपना कमेंट बॉक्स में। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे करते हैं? अब यहाँ पे इस फिगर को पहले समझ लीजिए। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बी लिखा हुआ है, या फिर इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वेक्टर में लिख दीजिए, ये गलत लिखा हुआ है। ओके, अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी इसका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इनके दोनों के बीच का एंगल कितना है? रिजल्टेंट और ए बी यानी ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है, एंड बी सी वेक्टर एंड बी डी वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो थीटा है। ये दिया होगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। अब दो वेक्टर को हमें जब जोड़ना होता है तो सिंपली हम ये देखते हैं कि दोनों के जो लास्ट यानी कि फर्स्ट का लास्ट एंड लास्ट का फर्स्ट जो टर्म होगा वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे बी है, तो इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बी से बी हट जाएगा और डायरेक्ट ए सी आ जाएगा। ये देखिए, ये रूल हर जगह सही होता है। ए सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन। ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? ए सी वेक्टर। अब लेट यानी मान लिया ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ए है, चलो ये तो बता दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल रूल, पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला रख दीजिए, ए डी बराबर क्या था? ए बी प्लस बी डी। यहाँ पे देखो ए डी बराबर क्या है? ए डी बराबर ए बी प्लस बी डी, दिख रहा है? ओके, अब उसको स्क्वायर कर दिया गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन हुआ, कितना आया? ये आया। अब स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं क्या? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, वो पीछे जो वहाँ पे डायग्राम दिया उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल उसमें बन रहा है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल बी डी इक्वल्स टू बी सी कॉस थीटा।
देख लीजिएगा आप लोग। चलो यहाँ पे बना देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। सॉरी। ये हो गया थीटा, ए वेक्टर, ए बी सी डी। ओके, ये अल्फा। अब देखो, बी डी बराबर बी सी कॉस थीटा, बी डी बराबर बी सी कॉस थीटा। इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो बी डी के बराबर होगा, सिंपल है। यहाँ पे रख दीजिए। किस में रखना है इसको? बी डी बराबर, ये देखो ये रखा, यहाँ पे रखना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इनको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड रखने पे क्या आएगा, सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होल पावर 1/2 मीन्स रूट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम tan अल्फा बराबर यहाँ से देखिए क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हुआ, डी सी अपॉन या सी डी अपॉन ए डी। तो रखेंगे तो सी डी प्लस ए डी बराबर ए बी प्लस बी डी। रख दिया यहाँ पे, देखो सी डी इक्वल्स टू क्या था, सी डी इक्वल्स टू बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस बी सी कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, किसी को डाउट हो तो आप फिर से वीडियो यहाँ पॉज करके देख सकते हैं, या फिर इसको रिवर्स में ले जाके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड। अब समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज, उस मेथड से हम कैसे एडिशन करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले ये फिगर समझ लेते हैं। फिगर यहाँ पे देखो, ओ ए वेक्टर है, ओ बी बी वेक्टर है, और ये ओ सी क्या है, इनका रिजल्टेंट। कैसे देखते हैं, ओ बी इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। सिंपल है, पैरेललोग्राम की समान सम्मुख भुजाएं, यानी कि जो सामने की भुजाएं होती है वो इक्वल होती है, सेम लेंथ की। देखो ये सेम लेंथ है, यहाँ पे ये लेंथ ए सी और बी ओ बी की, और सेम डायरेक्शन है, सेम लेंथ में सेम मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे देखिए सेम वेक्टर हो गया, यानी कि इक्वल वेक्टर, ये देखो इक्वल वेक्टर हो गए। उसके बाद ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू, दोनों तरफ देखिए ओ ए वेक्टर को ऐड किया गया है, ओ ए वेक्टर को दोनों तरफ ऐड किया गया, तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम ट्राइंगल रूल ओ ए प्लस ओ बी क्या होगा, देखो ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू, सॉरी इसको फाइंड आउट, इसको इसमें लगाया गया है, ओ ए प्लस ए सी, यहाँ पे ट्राइंगल रूल लगाइए तो क्या होगा, ओ सी हो जाएगा। ओ ए प्लस ओ ए सी इक्वल्स टू ओ सी हो गया। फर्स्ट लास्ट जोड़ दीजिए, ओ एंड सी आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, फिर ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ओ सी कहाँ सा है, ये यहाँ पे रखा गया ये वैल्यू, तो यहाँ से हमको ये मिला, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। देन दिस इज नोन एज अ पैरेललोग्राम एडिशन। अब यहाँ पे देखो ऐड हो गया डायरेक्ट, जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, ओ सी बराबर, ओ सी बराबर क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए हमें पता है, ओ बी हमें पता है, डायरेक्ट रख दीजिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको और भी हल कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रख सकते हैं, ओ सी इक्वल्स टू सी एस, सी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट वही आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, दिस विल बी द रिजल्ट। एंड वैसे ही सेम टू सेम अल्फा भी निकाल सकते हैं। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए, इसको आगे तक ले जाइए, और ये हो जाएगा आपका सी डी। सी डी कितना है, सी ए साइन थीटा, ये थीटा होगा, सी ए साइन थीटा मतलब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, सॉल्व करना है खुद से। आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, बाकी मैं आपको सोल्यूशन आगे बता रहा हूँ। देखिए अल्फा इक्वल टू थीटा बाई टू हमें प्रूव करना है, इसमें पैरेललोग्राम जो अभी हमने पढ़ा था उसी में, रूल में, उस रूल में, पैरेललोग्राम एडिशन रूल में। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो tan अल्फा बराबर हमने क्या देखा, ये इक्वल का साइन है, कंफ्यूजन मत होइएगा, ओ बी, ठीक है, ओ बी साइन थीटा
अपॉन ओ ए प्लस ओ बी कॉस थीटा। ओके, वैल्यूज रख दीजिए। ओ बी साइन थीटा, ओ बी, ओ बी का मतलब बी साइन थीटा अपॉन ओ ए। ओ ए यहाँ पे ए दिया हुआ है, बट हमें क्या लेना है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। आप इसको यहाँ पे ये पॉइंट बढ़ा लीजिएगा कि ओ ए एंड ओ वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल। ओके, उस केस में, नहीं तो ये कभी निकलेगा ही नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आप ए भी लिख दीजिए या फिर बी लिख दीजिए, तो बी लिख देते हैं, बी प्लस बी कॉस थीटा, सिंपल। ऊपर नीचे बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला किसका है, tan थीटा बाई 2 का। इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता दूंगा। तो tan बराबर tan थीटा बाई 2 निकला है, तो यहाँ से जब इसको हम तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2, हेंस प्रूव। समझ गए। अब यहाँ पे देखो मैंने ये कैसे निकाला, इसका मैं डेरिवेशन ऐसे बता दे रहा हूँ, मैं खुद का समझ लीजिए। साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाइए तो क्या निकलेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकला, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 पर अब बचेगा एन कॉस थीटा बाई 2 नीचे बचेगा, वहाँ से आ गया tan थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन विद कांस्टेंट। कैसे करते हैं, इफ पॉजिटिव कांस्टेंट गिव्स, इफ पॉजिटिव कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर दे देगा, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। बट दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, बट डायरेक्शन सेम होंगे और पैरेलल होंगे। अगर नेगेटिव, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया 0.5 ए वेक्टर, यानी कांस्टेंट हमारा कैसा था, पॉजिटिव था, इसलिए डायरेक्शन में नो चेंज बट मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अगर निगेटिव होता तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही बट डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कैसे, जैसे ये देख लीजिए। ओके, 2D लिखा हुआ -2a, सॉरी डी नहीं ए है, तो इस तरह से इसको हम चेंज करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आगे देखिए, अभी डेरिवेशन है उसमें समझ आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, जो वेक्टर का घटाना कैसे करते हैं, अब सिंपल सा लॉजिक है, बीजगणित है, यानी अलजेब्रा है। कैसे, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, एक्स माइनस वाई को क्या लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर में घटाया नहीं जाता, ओनली जोड़ा जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर की भाषा में हम इसको ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पे हमें मैथ्स की भाषा में समझना है, अलजेब्रा में क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई को हम लिखते हैं एक्स प्लस माइनस वाई। उसी तरह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, अब इसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो माइनस बी किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट, हमने भी पढ़ा था। जस्ट अभी इसके पहले स्लाइड में देखा था हमने, डायरेक्शन चेंज होती है अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, चेंज कर दी हमने। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, बट यहाँ पे बी क्या है, माइनस ऑफ बी, यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर, गुड। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिखा हुआ, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल है, सॉल्व कीजिए जिसको समझ में आ गया हो, बाकी लोग आगे देखिए, मैं भी बता रहा हूँ इसको। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, दोनों ही 5 यूनिट हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ से निकाल लो, सिंपल है, आ जाएगा। कितना निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना निकलेगा, मॉड निकालिए पहले। तो मॉड ले लीजिए सी, सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, 5 5 जा 25, 25 प्लस 25 50, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है, तो 25 प्लस 25 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कितना हुआ, 2ab कितना हुआ, 5 इंटू 5 कॉस थीटा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कैंसिल, कितना आएगा, अंडर रूट 75। इसको क्या लिख सकते हैं हम,
5√3, ये हो गया सी। ये जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे Z10 का वो कितना होगा 5√3। ऐसे ही में वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ये डायरेक्शन इधर आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120। अब यहाँ पे हमें केवल क्या करना 120 कर देना। 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2 कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस करते हैं और cos की वैल्यू चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस हो जाती है, और उसमें चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसमें नो चेंज रहेगा। तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा 25, √25 का मान 5, यानी √25 इक्वल्स टू 5। ये दिस विल बी द आंसर ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड दिस इज ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। इसके आगे क्या डिस्कस करना है हमें, इकाई वेक्टर डिस्कस करने, यूनिट वेक्टर डिस्कस करने, आई कैप जे कैप के कैप को, ठीक है। और इनसे रिलेटेड हमें डॉट मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की हमें फाइंड देखेंगे, उनसे रिलेटेड सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।